हेलो, नमस्ते सभी को। मुझे लगता है सभी खुश होंगे और मज़े में होंगे और अभी रक्षाबंधन की सभी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि थोड़े ही दिनों में रक्षाबंधन आने वाला है। तो सभी भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन और सभी बहनों को बहुत बहुत मुबारक हो और आप सभी अच्छे से रक्षाबंधन मनाएं। इसकी आपको पहले से ही एडवांस में शुभकामनाएँ। अब आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक्स को लेकर। बहुत दिन बाद वापस आपसे मिल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप फिर से मेरा स्वागत करेंगे। तो आज मैं जो बात करने वाली हूँ वो करने वाली हूँ अपनी स्टडी से लेकर। फिर से रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि पिछले दिनों आरपीएससी के इंटरव्यू चल रहे थे, अभी भी कंटिन्यू चल ही रहे हैं, तो उसी में मैं बिजी थी। एक बार फिर से मैं इंटरव्यू देकर आई हूँ और अब आपके सामने वापस हाजिर हूँ। कोशिश करूँगी फिर से कुछ टॉपिक शुरू करने की। मैं मानती हूँ कि मैं बार बार आपसे जुड़ती हूँ और फिर बीच में भूल जाती हूँ, फिर बीच में तुम्हें छोड़ देती हूँ साथ में। तो वो इस कारण यही है कि स्टडी के दौरान हमें ऐसे उतार चढ़ाव देखने को मिलते रहते हैं। तो वही मेरा संघर्ष चल रहा है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहती हूँ। उसी शेयर में मैं फिर से शुरुआत कर रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू दे के आ गए हैं तो हम बैठ जाएंगे। हम वापस तैयारी शुरू करेंगे और अब जो मैं तैयारी करवाने वाली हूँ इस बार वो करवाने वाली हूँ व्याकरण के पोर्शन से। सबसे पहले हम व्याकरण करेंगे क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज के बच्चे हैं, वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी भी कर रहे हैं। तो उसी के आधार पर मैं आप लोगों को पहले व्याकरण का काम करवाने वाली हूँ। व्याकरण को मैं आपको इतने अच्छे से तैयार कर दूँगी कि आपके टॉपिक जो होंगे व्याकरण के वो कभी भी गलत नहीं होंगे। उसके साथ ही मैं शुरू करने वाली हूँ अपने साथियों के लिए जो कॉलेज लेक्चरर की प्रोग्राम की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या और भी उनके जो विचार हैं वो रखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताएंगे। और उससे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस की। तो मैं यहाँ आपके सामने सिलेबस प्रस्तुत कर रही हूँ जिसमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सिलेबस सिर्फ कॉलेज लेक्चरर के लिए ही हो, ये सभी के लिए अनिवार्य है क्योंकि ये भाषा के टॉपिक हैं और भाषा जो है हिंदी साहित्य जो भी अध्ययन करता है उसे हिंदी साहित्य के बारे में, उसके मानकीकरण के बारे में, देवनागरी लिपि के बारे में और जो भी हमारे केंद्रीय निदेशालय के अनुसार प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों के बारे में चर्चा की जानी चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि केवल विषय को हम इस नज़रिए से ना पढ़ें कि हमें एग्ज़ाम पास करना है, हमें विषय को इस दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए कि हमें एक अच्छा ज्ञान हो उसका। जब हमसे कोई साधारण मनुष्य भी पूछ ले तो हमें कम से कम अपने विषय का अच्छा जानकारी होनी ज़रूरी होती है। तो इसी दृष्टिकोण से आप अपने विषय का अध्ययन करें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम भाषा के विकास के बारे में कम से कम ज़रूर जानें। उद्भव कैसे हुआ है, कहाँ से विकसित हुई है, कैसे भाषा का निर्माण हुआ है, इन सब के बारे में जाना भी हमारा एक कर्तव्य होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदी का स्टूडेंट ही ऐसा जानने का प्रयास करे। हम हिंदी वासी हैं, हम भारतवासी हैं, तो भारतवासी होने के नाते और हिंदी हमारी राजभाषा होने के नाते हमें हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तो अब मैं यहाँ आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो हमारी इस भाषा में लगते हैं। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, उसके बाद इसकी प्रमुख बोलियाँ राजस्थानी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। और राजस्थानी भाषा में भी डिंगल पिंगल शैली को अलग से मेंशन किया गया है। और राजस्थानी की जो बोलियाँ हैं ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी, इनके बारे में भी यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। और इसके अलावा इसका संवैधानिक रूप और देवनागरी लिपि और इसका मानकीकरण। तो मानकीकरण से संबंधित पिछले पेपर में ही 10 से 15 प्रश्न मैंने देखे हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में भाषा से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं और इन प्रश्नों को भी मैं आपको समाधान करवाने वाली हूँ। 1-2 दिन में मैं आपके लिए ये वीडियो ले आऊँगी प्रश्न वाला और मैं आपको प्रश्न सोल्व करवाऊँगी। तो धीरे धीरे एक एक करके हम मैटर तैयार करेंगे। और ये जो जितने भी टॉपिक यहाँ आप देख रहे हैं, इसके बाद व्याकरण के जो मानक वर्णमाला है उससे संबंधित वर्णमाला जब हम सर्च करते हैं तो शुद्ध वर्णमाला आती नहीं है। आजकल एक नया ट्रेंड और मैंने देखा है कि हमें हिंदी की गिनती लिखनी नहीं आती है, हिंदी की गिनती के प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि हिंदी की गिनती से संबंधित जो एनसीईआरटी की बुक में हिंदी की गिनती दी गई है उसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और कौन से अंकों को किस प्रकार बोला जाए और कौन सा उच्चारण शुद्ध होता है उनका, उसके संबंध में भी आपसे हम बात करेंगे। और इसके अलावा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, जितने भी विकारी हैं और संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण हैं ही विकारी पद। और अविकारी पदों में हमारे जो शामिल है वो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक अवयव है। इसके अलावा एक बच जाता है विस्मयादि बोधक और एक होता है हमारा निपात। वैसे तो पूरा ही मान लीजिए अविकारी शब्दों को भी, जिन्हें हम अवयव भी कहते हैं,
इसके अलावा समास संधि है ही और वाक्य के भेद, शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि। तो हालांकि ये 1-2 वीडियो मैंने पहले डाले हुए हैं शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि में, लेकिन फिर से प्रयास करेंगे, हम फिर से शुरू करेंगे, सारी चीज़ें फिर से कवर करने का प्रयास करेंगे। तो ये छोटा सा वीडियो एक बार के लिए केवल इंस्ट्रक्शंस के लिए और अपनी जानकारी के लिए। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिल रही हूँ और उसके दौरान मैं आपको सबसे पहले हिंदी का उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्न करवाऊंगी, और हो सकता है जो कॉलेज लेक्चरर एग्जाम्स में या अदर एग्जाम्स में जो भी प्रश्न अब तक बने हुए हैं भाषा से संबंधित, वो प्रश्न भी मैं आपको सॉल्व करवा दूँ। और सॉल्व करते करते ही हम, ज़रूरी नहीं है कि वो 10-15 प्रश्न ही सॉल्व करेंगे, उसके बीच में बहुत सारी जानकारियाँ होंगी जो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो ये हल्का सा आज जानकारी से रिलेटेड वीडियो था। अगला वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगी और उसमें आपको सारे ये टॉपिक जो हैं वो क्लियर करवाऊंगी। इसके अलावा भी अगर आप और टॉपिक्स पे चर्चा करना चाहते हैं या अपनी तरफ से कोई टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।